चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। तो जो सेकंड टॉपिक बेटा इस चैप्टर के अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर नंबर 3 जो हम पढ़ रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे आज। और ये टॉपिक सबके लिए न्यू होगा, जो अगर आप लोगों ने इसको पहले पढ़ा भी हुआ पिछले सेमेस्टर्स के अंदर, तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन यहाँ से बेटा फार्मूलाज में आपको न्यू दूंगा, उसी चैप्टर का ये सेकंड पोर्शन है। तो जो फर्स्ट पोर्शन मैंने आपको फार्मूलाज बता दिए थे, उसकी मैंने प्रैक्टिस के लिए बोला कि आपके साथ लिंक शेयर हो जाएगा इस क्लास के बाद, आप उस लिंक को देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे ना सॉल्व हो तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो यहाँ पे सॉल्व भी कर दूंगा। तो स्टार्ट सर करते इसका हैं बुक पेज क्या है? जी। बुक पेज नंबर सर इसका क्या है? बेटा बुक पे जाने तो दे मुझे, पहले कॉन्सेप्ट तो ले ले। ओके 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 चैप्टर ओके नंबर 3 बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पहले इसके पहले फार्मूला सीख लें, फिर मैं बुक के ऊपर लेके जाता हूँ आपको। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट डज मीन बाय एन्युटी। एन्युटी क्या होती है? देखिए आप लोगों को बेटा जब मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी फ्यूचर वैल्यू की या प्रेजेंट वैल्यू की, तो मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर एक चीज सिखाई थी, द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट अमाउंट और सीरीज ऑफ कैश calculated at some interest rate for future value is called future value, future time is called future value, calculated for present time is called present value। यानी अगर आज का पैसा फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू, और फ्यूचर का पैसा अगर आपको आज मिल जाए तो आज उसकी क्या वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू। वहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया था सीरीज ऑफ कैश। अगर आप डेफिनेशंस को ओपन करें, जिन लोगों को मैंने लिखवाई थी, अगर आप उस डेफिनेशन को ओपन करें तो उस डेफिनेशन में मैंने वर्ड यूज किया था, दोबारा देखिए मैंने क्या वर्ड यूज किया था। अगर मैंने फ्यूचर वैल्यू की आपको डेफिनेशन लिखवाई थी तो मैंने डेफिनेशन ऐसे लिखाई थी, द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट अमाउंट और सीरीज ऑफ कैश कैलकुलेटेड एट सम इंटरेस्ट रेट फॉर फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। सीरीज ऑफ कैश क्या होता है? जितने भी बेटा हमने अभी तक क्वेश्चंस किए, जितने भी मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ओपन किए, उसमें हमने किया जी कि 10,000 10 साल बाद क्या वैल्यू होगी, 100 रुपया 3 साल बाद क्या वैल्यू होगी, 400 रुपया 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी। ये सारे के सारे सिंपल फ्यूचर वैल्यू, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू थे। सीरीज ऑफ कैश का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई पैसा है और आप उसको इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे या रिसीव करते हैं, तो उसको कैसे रिसीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा मजीद आप लोगों के लिए क्लियर करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसके फार्मूलाज की तरफ लेके जाऊंगा। अगर हम बात करें बेटा कैश फ्लोज की, बिजनेस के अंदर अगर हम कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो बोलते हैं वो पैसा जो बिजनेस के अंदर इन या आउट होता है, उसको वो कैश फ्लो होता है। यानी पैसा कितना इन हो रहा है उसको कैश इनफ्लोज बोलेंगे, जो पैसा बिजनेस से जा रहा होता है उसको हम कैश आउटफ्लोज बोलते हैं। अच्छा, ये जो पैसा होता है बेटा ये दो तरह से इन या आउट होता है। एक होता है सिंगल फॉर्म की सूरत में, यानी सिंगल सम की फॉर्म में, या फिर बेटा वो पैसा इन या आउट होता है सीरीज ऑफ कैश की फॉर्म में, जो मैंने अभी एक वर्ड यूज किया। यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैंने फलां बंदे को पेमेंट करनी है 1 लाख रुपया, आपने उसको 1 लाख रुपया पे कर दिया, दिस इज कॉल्ड सिंगल सम। सिंगल सम का मतलब होता है लमसम रिसीव करना पैसा, लमसम पैसा जो है वो पे करना, यानी यकमुश्त पैसा रिसीव करना, यकमुश्त पैसा जो है वो पे करना, दैट इज कॉल्ड सिंगल सम। यानी एक किस्त में आपने पैसा वापस कर दिया या रिसीव कर लिया। सीरीज ऑफ कैश का मतलब ये होता है कि आपने किसी से पैसे लेने या किसी को पैसे देने हैं, लेकिन वो पैसे का जो लेन देन है वो आप कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसे रिसीव या पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बैंक का 1 लाख रुपया देना है, मैंने बैंक से कहा यार ठीक है मैं आपको पैसे दे दूंगा, 2 सालों में दे दूंगा, इसकी किस्तें कर लो, महाना किस्त कर लो मेरे साथ। अब वो जो आप महाना किस्त करेंगे, दैट इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड सीरीज ऑफ कैश, उसको हम बोलेंगे सीरीज ऑफ कैश। और जो एन्युटी होती है उसको बेटा हम सीरीज ऑफ कैश बोलते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि क्या जितने भी सीरीज ऑफ कैश होते हैं वो सारी की सारी एन्युटीज होती हैं या नहीं होती? सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स बेटा एन्युटी नहीं होती। एक एन्युटी के अंदर 3 प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी तो उसको हम एन्युटी बोलेंगे। दोबारा सुने मैंने क्या बोला, बिजनेस के अंदर जो पैसा इन या आउट बेटा दो तरह से होता है, एक सिंगल सम की फॉर्म में जिसे हम बोलते हैं यकमुश्त पैसा रिसीव करना, यकमुश्त पैसा पे करना, या फिर आप पैसे का लेन देन करते हैं किस्तों में। अभी जो किस्तें हैं बेटा हम आज इसकी फ्यूचर वैल्यू और इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अगर आपने किस्तों में पैसा देना है तो आप किस्तों की फ्यूचर वैल्यू और किस्तों की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे। अभी तक हमने जितना काम किया, अभी तक हमने ये काम किया, 1,000 रुपया 4 साल बाद क्या वैल्यू होगी, 2,000 रुपया इसकी 10 साल बाद क्या वैल्यू होगी, 4,000 रुपया इसकी 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी, इसको बोलते हैं सिंगल सम। ये पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया।
अब हम जा रहे हैं सीरीज ऑफ कैश के ऊपर। सीरीज ऑफ कैश के अंदर सबसे पहले मैंने एक वर्ड यूज किया एनओटी का। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये एनओटी क्या होती है? बेटा ऐसी कैश सीरीज जिसमें 3 प्रॉपर्टीज पाई जाएं। वो 3 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं उसकी मैं आपको डेफिनेशन बोलता हूं बाद में। पहले मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस इंस्टॉलमेंट को जो है वो आपने एनओटी बोलना है। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए का 5 इयर्स के लिए, ठीक हो गया। अब ये देखें पहला साल आपने उसकी पहली किस्त पे कर दी फॉर एग्जांपल 20,000 रुपया। सेकेंड ईयर अगेन आपने पे कर दिया, ये मैं आगे लिख रहा हूँ बेटा 20,000। थर्ड ईयर अगेन आपने पे कर दिया 20,000। फोर्थ ईयर अगेन आपने पे कर दिया 20,000 एंड फिफ्थ ईयर अगेन आपने पे कर दिया 20,000। ओके, सपोज ये किस्तें आप पे कर रहे हैं बैंक को। अब एनओटी की बेटा 3 प्रॉपर्टीज होती हैं कि किस किस्तों को आपने एनओटी बोलना है। ऐसी इंस्टॉलमेंट बेटा जिसके अंदर हर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट सेम हो, द सीरीज ऑफ इक्वल कैश। नंबर 1, एनओटी की मैं डेफिनेशन भी बोल रहा हूं साथ साथ आप इसको सुनते जाइएगा। अ सीरीज ऑफ इक्वल कैश occurring after equal interval of time for a given time period। ऐसी किस्तें जिसमें सीरीज ऑफ कैश इक्वल हो, यानी हर साल जो किस्त की अमाउंट है वो सेम होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है इट शुड बी सेम, चेंज नहीं होनी चाहिए। नहीं कि यहाँ पे 20,000 पे कर दिया, यहाँ आपने कुछ भी नहीं पे किया, यहाँ आपने 40,000 पे कर दिया, तो फिर वो सीरीज ऑफ कैश वो एनओटी नहीं रहेगी। सीरीज ऑफ कैश तो रहेगी लेकिन उसको हम एनओटी नहीं बोल सकते। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? अ सीरीज ऑफ इक्वल कैश अकरिंग आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी पहली किस्त और दूसरी किस्त के दरमियान टाइम पीरियड शुड बी सेम। यानी अगर 1 साल का गैप है तो 1-1 साल का गैप होना चाहिए, अगर एक मंथली है तो 1-1 मंथ का गैप होना चाहिए, अगर डेली है तो 1-1 दिन का गैप होना चाहिए। ये नहीं कि पहली किस्त आपने 1 साल बाद दी, अगली किस्त में 2 साल का गैप आ गया, फिर 6 माह का गैप आ गया, फिर 3 माह का गैप आ गया। नो, तो उसको भी हम एनओटी नहीं बोलेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी एनओटी की बेटा क्या हुई कि सीरीज ऑफ इक्वल कैश occurring after equal interval of time, time period should be same। Third and the last one, for a given time period, the time period should be given। बेटा माइक म्यूट करें अपने। टाइम पीरियड शुड बी गिवन, यानी अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होना चाहिए। यानी आपने किस्तें वापस करनी 10 साल दो 8 दे दो, पहले मेरे को दिखा दो। अली साहब अपना माइक म्यूट करें। इक्वल इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए, अकरिंग आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। मीन दैट टाइम पीरियड शुड बी गिवन कि आपने 5 साल में किस्तें वापस करनी है, 6 साल में किस्तें वापस करनी है, 4 साल में किस्तें वापस करनी। जिस तरह मैंने अभी इसमें बोला कि 5 साल के लिए आपने डाटा लिया तो ये 5 इयर्स क्या है? गिवन टाइम पीरियड। तो दोबारा सुने, इसको हम एनओटी बोलेंगे ऐसी सीरीज ऑफ कैश व्हिच इज अकरिंग आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, तो उसको हम एनओटी बोलेंगे। तो अभी जो आपके सामने मैंने ये किस्तें लिखी है, दिस इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एनओटी, इसको हम एनओटी बोलेंगे। अगर बेटा इन तीनों क्वालिटीज में से सर जो हम बैंक लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं वो तो सेम नहीं होती हैं, वो तो डिफरेंट होती हैं, हो गया तो उनको सर हम एनओटी नहीं यही बोल मेरा सवाल सकते। था, उसको हम इसके लिए मैंने भी हैंड रेज। ये एक सेकंड बेटा मुझे आंसर देने दें। उसको बेटा हम एनओटी नहीं बोलेंगे, वो आपकी सीरीज ऑफ कैश होगी। यानी वो सीरीज ऑफ कैश है, वो इंस्टॉलमेंट्स हैं। मैं आपको सिर्फ एक ऐसी इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ जिसमें ये 3 प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी। हाँ, अगर आप कहते हैं सर उनकी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उनकी फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पहले सीखी है। हर साल की अलग अलग निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 साल की किस्तें ली है और तो 10 सालों की आप 10 आंसर निकालेंगे, फिर उनको प्लस करेंगे तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू आएगी। जबकि यहाँ पे क्या होगा, अगर एक सीरीज ऐसी है जैसे मैंने अभी लिखी और आप चाहते हैं मैंने 5 साल के बाद क्या वैल्यू होगी, तो मैं 5 सालों की अलग अलग वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ ये 20,000 को पुट करूंगा, 5 साल का आंसर आपके सामने आ जाएगा। ऐसे आएगा वो फॉर्मूला के थ्रू आएगा। तो होगी वो भी सीरीज ऑफ कैश, लेकिन ऐसी सीरीज ऑफ कैश को हम एनओटी नहीं बोलेंगे। जी अब आपने बेटा हैंड रेज किया था। स्टूडेंट बेटा इब्रार था, उनका हैंड रेज हुआ था बेटा, क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल चले मैं इसी को कर देता हूँ। आपके सामने ये सीरीज लिखी है, मैंने यहाँ पे कर दिया। फॉर एग्जांपल तीसरे साल आपने कोई किस्त नहीं दी, चौथे साल आपने 40,000 पे कर दिया। अब भी देखें
दिया आपने 1 लाख ही है, काउंट कर लें, लेकिन अब यहाँ पे जो थर्ड ईयर पे जाके जो कंटिन्यूटी वाला था वो खत्म हो गया, अब मैं इसको एन्युटी नहीं बोलूंगा। ये सीरीज ऑफ कैश जरूर है लेकिन ये एन्युटी नहीं है। इसको हम लोग फॉर्मूले के थ्रू डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, फिर क्या करना पड़ेगा, हर एक की अलग अलग वैल्यू निकालोगे, 5 सालों की, उन पांचों वैल्यूज को प्लस करके टोटल वैल्यू निकालोगे। लेकिन अगर ये एन्युटी सर अगर पहले 3 सालों में सेम हो तो हम उन 3 सालों की एन्युटी निकाल सकते हैं, और चौथे और पांचवें की डिफरेंट है तो उस पे सिंगल लगा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल कर सकते हो। यानी कहने का मतलब है कि जहां तक आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है वहां तक वो एन्युटी की 3 रिक्वायरमेंट्स मैंने बोली कि वो पूरी होनी चाहिए। नंबर 1 इंस्टॉलमेंट सेम होनी चाहिए, नंबर 2 टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, नंबर 3 टाइम का जो टोटल टाइम पीरियड है वो गिवन होना चाहिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं होनी चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल ये है तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से डाटा लिखूं तो मैं एक ही जस्ट फार्मूला लगाऊंगा और ये 5 सालों की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ये तो होगी बेटा एन्युटी की डेफिनेशन कि ऐसी इंस्टॉलमेंट बट जी बट लेकिन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में इंस्टॉलेशन ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन बाकी जो फर्स्ट और सेकंड और फिफ्थ सेम हो, तो सर ये अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते एन्युटी? फर्स्ट और सेकंड पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर दरमियान में गैप आ गया तो डायरेक्ट फिफ्थ के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ पर भी गैप आएगा तो एन्युटी का काम खत्म हो जाएगा, बस उसको फिर सिंगल करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे उसको सिंगल करना पड़ेगा अलग-अलग। फिर आपको मैं एक क्वेश्चन अभी दिखाता हूँ, बुक में ऐसा होगा, अभी आपके सामने आएगा, उसमें देखिएगा कुछ सालों की अलग-अलग है, कुछ सालों में जाके वो सेम हो जाएगी। तो वहां मैं बताऊंगा कि इन 5 सालों की इकट्ठी निकाल लो, इन 5 की आप अलग-अलग निकाल लो, क्योंकि वहां पे एन्युटी का जो फंक्शन है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा होगा। अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं बुक में कैसा। फिलहाल हम इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले रहे थे। तो बेटा एन्युटी के आगे 2 टाइप्स हैं, एन्युटी की आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक हम बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी, और एक बेटा हम बोलेंगे एन्युटी ड्यू। दोनों ही एन्युटी हैं, दोनों में ही जो फीचर्स हैं वो दोनों में ही पाए जाएंगे। फर्क सिर्फ ये होगा, इन दोनों में फर्क क्या है, फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि वो फॉर्मूले में आपसे कहेगा जी फ्यूचर वैल्यू निकालो ऑर्डिनरी एन्युटी की या एन्युटी ड्यू की, तो क्या फॉर्मूले में चेंज आएगी वो मैं आपको जब फॉर्मूला शो करूंगा तो वहां मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इनकी लॉजिक क्या है। ऑर्डिनरी एन्युटी ये कहती है कि आप जो किस्त पे कर रहे हो वो टाइम पीरियड के एंड पे कर रहे हो, और ड्यू ये कहती है कि जो आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो वो आप टाइम पीरियड के शुरू में पे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आपने एक रूम रेंट पे लिया, उस रूम का रेंट है 1000 रुपीज, आप हर महीने हजार रुपये पे कर रहे हो। अच्छा 12 माह के लिए आपने ले लिया, अभी एन्युटी बन गई, 1000 पे कर रहे हो, एक महीने का गैप है, अमाउंट भी सेम है, और मैक्सिमम 12 माह के लिए आपने लिया। अच्छा अब इसको ऑर्डिनरी बोलेंगे या ड्यू बोलेंगे वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप जनवरी का महीना रहे और 31 जनवरी को आपने जनवरी का रेंट पे किया, तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी बन जाएगी। यानी ऑर्डिनरी एन्युटी ये कहती है कि आप जो इंस्टॉलमेंट पे करते हो वो एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड पे करते हो। लेकिन अगर आपने जनवरी के माह का जो रेंट है वो 1 जनवरी को पे कर दिया एडवांस में, तो वो आपकी एन्युटी ड्यू बन जाएगी। तो फर्क सिर्फ क्या है कि आप एडवांस में पे कर रहे हो या आप चीज को इस्तेमाल करके उसकी पेमेंट कर रहे हो। अगर आप एडवांस में पे कर रहे हो तो वो एन्युटी ड्यू है, अगर आप एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड पे कर रहे हो तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी है। अब अगर आपको फॉर एग्जांपल कहा जाता है जी फ्यूचर वैल्यू निकालो और आपको वहां पे क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि ये ऑर्डिनरी है या ड्यू है, तो वहां पे स्टेटमेंट में ये बात जरूर मेंशन होगी एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड या एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड, ये वर्ड लाजमी यूज किया होगा। अगर वो एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड कहेगा तो ऑर्डिनरी होगी, अगर वो एट द बिगिनिंग कहेगा तो वो ड्यू होगी। कुछ पूछना चाह रहे बेटा? एनीवन? एन्युटी का बताइएगा दूसरी। ऑर्डिनरी एन्युटी मैंने बोला बेटा किसके अंदर जो आप पेमेंट करते हो किस्तों की वो साल के एंड पे करते हो, और जो ड्यू होता है वो पेमेंट जो है वो आप शुरू में करते हो। यानी एडवांस पेमेंट करोगे तो एन्युटी ड्यू है, अगर आप चीज को इस्तेमाल करके पे करोगे तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी। इसकी मैंने एग्जांपल आपको बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको रेंट की दे दी। अगर आप जनवरी का रेंट 31 जनवरी को पे कर रहे हो तो वो ऑर्डिनरी एन्युटी है कि आप जनवरी का महीना आपने रूम को इस्तेमाल किया फिर उसकी पेमेंट की। लेकिन अगर आप जनवरी का रेंट 1 जनवरी को पे कर देते हो एडवांस में तो वो एन्युटी ड्यू है। क्वालिटीज पाई जाएंगी दोनों में वही, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी सेम होनी चाहिए, टाइम पीरियड भी सेम होना चाहिए, और दोनों टाइम पीरियड के दरमियान जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। वो क्वालिटीज दोनों में पाई जाएंगी, सिर्फ फार्मूले में थोड़ी सी चेंज आएगी। अगर एट द एंड होगा तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, एट द बिगिनिंग होगा तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, वो मैं आपको फार्मूला में बताता हूँ। अभी सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ। अगर सर 12 महीने पे एक साथ ही रेंट सारा अदा कर दिया जाए तो ये बिगिनिंग ड्यू में आएगा ना?
अगर हाँ बेटा एडवांस में दे रहे हो ना, बात सिंपल सी बात, अगर आपने 12 माह का रेंट अभी दे दिया तो वो ड्यू ही बनेगी ना आपकी। जैसे हम यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फीस देते हैं, ड्यू में हाँ, देते हैं बिगिनिंग में मतलब पढ़ने से। अगर बात वही है कि बाकी क्वालिटीज भी फुलफिल हो। अब अगर आपके 8 सेमेस्टर है फॉर एग्जांपल, और आप 8 सेमेस्टर के एडवांस में फी पे कर रहे हो और सेम फीस पे कर रहे हो और सेम गैप आ रहा है, तो इसका मतलब है वो आपकी एनुइटी है। अगर शुरू में पे कर रहे हो तो एनुइटी ड्यू है, और अगर आप सेमेस्टर खत्म होने के बाद पे कर रहे हो तो वो ऑर्डिनरी एनुइटी है। टाइम पीरियड का सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट है। वैसे तो यूनिवर्सिटी वाले तो एडवांस में लेते हैं, एंड पे तो कोई नहीं देता, सेमेस्टर के शुरू में लेते हैं बेटा आप लोगों से। यहाँ तक कोई डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम एनीवन? अभी मैं आपको इसके फॉर्मूलाज दिखाता हूँ। ओके बेटा, तो दो एनुइटीज हैं, ऑर्डिनरी एनुइटी और एनुइटी ड्यू। ये देखिए आपके सामने लिखा भी आ गया, पेमेंट्स आर रिसीट्स अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, पेमेंट्स आर रिसीट अकर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले डेफिनेशन एक्सप्लेन की है, ये स्लाइड्स के अंदर डेफिनेशन भी गिवन है। ये स्लाइड्स भी आपके साथ बेटा शेयर हो जाएंगी, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी आपको आ जाएंगी। ओके, ये उसमें उसके बाद इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बेटा ये आपके सामने एक फार्मूला आएगा, आप लोगों ने ये फार्मूला नोट करना है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, ऑर्डिनरी का भी और ड्यू का भी। सर यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक दे दें सर। बेटा अभी पढ़ा हमने क्या है जो ब्रेक चाहिए आपको? सर ये फॉर्मूले वगैरह सारे मिक्सअप हो जाने। मैंने बेटा फार्मूला पढ़ाया कौन सा जो आपको मिक्सअप होना है, ये भी तो बताएं। अभी तो पहला फार्मूला पढ़ाने लगा हूं आपको। ये जब वीडियो एंड होगी तब ब्रेक का देखेंगे, वीडियो बेटा आपकी एंड नहीं हुई। आप लोगों को बेटा मैं अभी फार्मूला शो करता हूं, आप लोग ये फार्मूला नोट करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको एक आधा इसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाता हूं। ओके बेटा, अभी ये आप फार्मूला बेटा यहाँ से नोट करेंगे क्योंकि ये वहां पे टाइप नहीं हो पाएगा, इस वजह से मैंने इसको फार्मूले को आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। इन फार्मूलाज को बेटा भी आपने यहाँ से नोट कर लेना है। पहले मैं आपको ऑर्डिनरी एनुइटी का फार्मूला बताऊंगा, फ्यूचर वैल्यू का और प्रेजेंट वैल्यू का, और सिर्फ ऑर्डिनरी का ही आपने याद करना है, ड्यू के लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें सिर्फ एक स्टेप हमने इंक्रीज करना है तो आपके पास वो ड्यू का फॉर्मूला बन जाएगा। और वो स्टेप क्या होगा वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। तो जस्ट राइट डाउन दिस फॉर्मूला। सर हाईलाइट कर दें सर ये फॉर्मूला बेटा मैं हाईलाइट ही कर रहा हूँ, जस्ट ये बीच में स्टूडेंट्स अभी ऐड हो रहे हैं, मुझे उनको बार बार बीच में ऐड करना पड़ रहा है, इस वजह से वो थोड़ा डिले हो रहा है। ओके बेटा, ये एनुइटीज के फार्मूला है। ये सबसे पहला फार्मूला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज फ्यूचर वैल्यू फार्मूला ऑफ ऑर्डिनरी एनुइटी। ये जो मैंने हाईलाइट किया, इस फार्मूले को आप नोट करें, विच इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। फार्मूला हाईलाइट किया बेटा, FVA। माइक बेटा म्यूट करें अपना। वो क्लास पढ़ के गाना करने लग जा माइक खोल। फहद बेटा अपना माइक म्यूट करे। फ्यूचर वैल्यू FVA इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर n
-1 डिवाइडेड बाय आई। दिस इज द फॉर्मूला जो आपके सामने अभी शो हो रहा है। सर ये ब्रैकेट्स को लगाना लाजमी है, ब्रैकेट के बगैर ही लगा जस्ट दूं? मतलब जस्ट पूरा फॉर्मूला, यानी इसका मतलब ये है कि 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, ये जो आई है ये पूरे के नीचे है। ये जो आपके पास n फॉर्मूला है r मल्टीप्लाई के बाद ये इसके नीचे है आपके पास, इसलिए ब्रैकेट्स लगाई गई हैं। r अलहदा है, 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, जो डिवाइडेड बाय आई है ये इस पूरे फॉर्मूला के साथ है। मैं आपको यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा लिख के भी दिखा देता हूँ, इस तरह का लिखा जाएगा यहाँ पे, यानी फॉर एग्जांपल इक्वल टू r मल्टीप्लाई बाय, ये इस तरह से आएगा 1 प्लस आई, इसकी पावर, बेटा अब ये पावर आप खुद लोग कर लीजिएगा क्योंकि ये n पे ऊपर पावर में नहीं जाएगा, ठीक है, -1, और ये डिवाइडेड बाय जो है ये i है, यानी ये जो है ये इस तरह, ये इसको आप इस तरह समझ लें, तो ये 1 प्लस आई की पावर n, और ये पावर में है n, और ये -1 एक अलग से अमाउंट है, जब आप सॉल्व करेंगे मैं आपको वहां पे बताऊंगा, और डिवाइडेड बाय i, इसको आपने सॉल्व करना है, जो इसका आंसर बनेगा उसको हम r से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आपके सामने शो हो रहा है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है, ये जो नीचे लिखा हुआ है r मल्टीप्लाई बाय FVI FAI, n, ये बेटा है टेबल फार्मूला, ये ऊपर वाला कैलकुलेटर वाला फार्मूला है, और नीचे वाला जो है FVI FAI, n, ये भी बेशक आप लिख लें, ये दूसरा फार्मूला, इसको आप लिख लें टेबल फार्मूला, इसको आप लिखेंगे कैलकुलेटर फार्मूला, ये जो ऊपर मैंने हाईलाइट किया था, और जो नीचे वाला है इसको आप लिखेंगे टेबल फार्मूले की फॉर्म में। दोनों में आपको सिखाऊंगा, टेबल से कैसे सॉल्व करना है वो भी हम सीखेंगे, लेकिन मैंने आपको वंस अगेन यही बेटा फोकस किया था कि आप लोगों ने जो फार्मूलाज यूज करने हैं वो आप लोगों ने कैलकुलेटर वाले फार्मूलाज यूज करने हैं। टेबल में आपको सिखा जरूर दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपने जो है वो कैलकुलेटर से ही करनी है ज्यादा। ये हो गया बेटा फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनओटी। अभी जो हम फार्मूलाज लिख रहे हैं ये ऑर्डिनरी एनओटी के फार्मूलाज लिख रहे हैं। बेटा जिन लोगों ने एडमिट होना होता है, अगर वो काइंडली टाइम पे एडमिट हो जाए तो मुझे बार बार आप लोगों को एडमिट ना करना पड़े। ओके, आगे देखिए बेटा, ये फ्यूचर का हो गया। अब ये है बेटा आगे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, ये जो नीचे लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू वाला, r इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाय i। ये पूरी बेटा एक वैल्यू है जो यहाँ पे लिखी है r के बाद, ये जो फैक्टर है इसको हमने अलग से सॉल्व करना है यहाँ तक, और उसके बाद जो आंसर निकलेगा उसको आपने r से मल्टीप्लाई करना है, यानी r मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाय i। इसको हम पहले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको भी सिखाता हूँ, और मल्टीप्लाई कर देंगे r के साथ। तो ये आपके पास इसमें 2 दफा डिवाइड आ रहा है जी, 2 दफा, जिस तरह जितनी दफा आ रहा है उतनी दफा लिख ले, मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको आपने कैसे करना है। सर एंड पे जाके मल्टीप्लाई होगा जी, जब ये फैक्टर हम निकाल लेंगे उसको मल्टीप्लाई बाय r कर देंगे। नहीं, ऑर्डिनरी का फ्यूचर और अपना प्रेजेंट वैल्यू दोनों, ये दोनों बिल्कुल, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी। और जो नीचे लिखा हुआ बेटा ये फार्मूला लिखा हुआ है आपका टेबल फार्मूला, r मल्टीप्लाई बाय PVIF। देखिए वहां पे लिखा था FVIFA और यहाँ लिख दिया PVIFA, सिर्फ ये फर्क है, यहाँ पे हमने FVIF का टेबल देखना है, यहाँ हमने PVIF का टेबल देखना है। तो ये जो ऊपर वाला फार्मूला है ये कैलकुलेटर वाला होता है, नीचे वाला टेबल वाला होता है। तो हम दोनों से सीखेंगे कि सवाल क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। दोनों मेथड में से जो डेफिनेटली टेबल वाला होगा वो बहुत आसान होगा, क्योंकि आपको उसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें फार्मूला देखिए 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई की पावर n ओवर i, मतलब थोड़ा सा लंबा फार्मूला है तो ये खुद करना पड़ता है, लेकिन टेबल में ये वैल्यू आपको सॉल्व की हुई मिलती है। जी लिख लिया बेटा? ओके, अब ये हो गया बेटा ऑर्डिनरी, और मैंने बोला आपने फोकस इसी पे करना है, जो ऑर्डिनरी एनोमेटी फार्मूलाज है यही बेटा हमारा फोकस है। फर्क सिर्फ क्या होगा ड्यू में, अगर कोई क्वेश्चन आपको ड्यू का आ जाता है तो यही ऑर्डिनरी वाला ही फार्मूला लिखना है। यहाँ पे नीचे देखेंगे ड्यू का फार्मूला लिखा हुआ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ AD, डी फॉर ड्यू लिख दिया। फर्क सिर्फ क्या किया कि जो एंड पे फार्मूला है उसमें आपने 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें, ये जो फार्मूला ऊपर लिखा था, अब यहाँ पे देखें सिर्फ ये एक चीज है 1 प्लस आई।
अगर आप 1 प्लस आई के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर को, जो भी आंसर आपने निकाला होगा, तो वो जो क्वेश्चन है वो आंसर बन जाएगा आपका किसका, ड्यू का बन जाएगा। फ्यूचर में भी ऐसे ही करना है और प्रेजेंट में भी ऐसे ही करना है। यानी आपने जो ऑर्डिनरी एनुइटी का क्वेश्चन आपने जो सॉल्व करना है, उसमें जो आपने फैक्टर कैलकुलेट करना है, सिर्फ उसको आप एंड पे 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्यूचर को फ्यूचर के साथ, प्रेजेंट वैल्यू में प्रेजेंट वैल्यू के साथ, तो आपके पास वो फॉर्मूला ऑर्डिनरी से ड्यू बन जाएगा। आप ऑर्डिनरी का सिर्फ याद रखें, ड्यू का याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद कर लें कि जो फॉर्मूला हमने ऑर्डिनरी का लिखना है उसके एंड पे सिर्फ ये चीज लिख देनी है 1 प्लस आई, यानी इधर भी लिख देंगे 1 प्लस आई और इधर भी लिख देंगे 1 प्लस आई, मल्टीप्लाई करना है उससे। कैसे करेंगे वो मैं आपको करवाता हूँ अभी। सर ऊपर वाला फ्यूचर का, नीचे वाला प्रेजेंट का? जी जी, वही उसी तरह बेटा, सेम उसी तरह जो ऊपर लिख के आए हो आप। जस्ट मैंने बोला कि आपने 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देना है उसको बस। तो ऑर्डिनरी के याद कर लें, ड्यू को रटा लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑर्डिनरी वाले फॉर्मूलेस को आप याद कर लें। तो सिर्फ ये ध्यान में रखें कि एंड पे आपने 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है, तो वो ऑर्डिनरी से ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके चलें, अब हम करते हैं कुछ एक आधा, मैं क्वेश्चन ओपन करता हूं एक्सरसाइज में से, तो वो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, अब इन फॉर्मूलाज को एक दफा आप जो आप लोगों ने नोट किए, इन फॉर्मूलाज के अंदर भी देख लें दोबारा। इन फॉर्मूलाज के अंदर बेटा 4 चीजें आ रही हैं, देखें, फ्यूचर वैल्यू आ रही है, आर आ रहा है, आई आ रहा है और एन आ रहा है। जितने भी आपने फॉर्मूलाज लिखे हैं, इन फॉर्मूलाज के अंदर बेटा 4 चीजें आ रही हैं एनओटी के फॉर्मूला में। एक एफ वी ए आ रहा है, एक आर आ रहा है और एक आई और एक एन। मैं ये बता देता हूँ ये क्या चीजें हैं। FVA स्टैंड फॉर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी, सिंपल। ये जो बेटा आर लिखा है ना, दिस आर इज योर इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल पेमेंट। वो जो मैंने लिखा था ना 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000, तो ये आर 20,000 होगा यहाँ पे। यानी यहाँ पे जो आर होगा दैट इज इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल पेमेंट, यानी वो जो आपकी किस्त की अमाउंट होगी ना वो आपका आर होगा, अगर वो इक्वल आ रही है। आई बेटा क्या होगा, इंटरेस्ट रेट, और एन क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स। अगेन इसमें अगर कोई सी 3 वैल्यूज गिवन हो तो फोर्थ वन कैन बी कैलकुलेटेड, लेकिन ये सिंपल फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। इसी तरह प्रेजेंट वैल्यू में देखें, इसमें भी आर आ रहा है, पीवी आ रहा है, आई आ रहा है और एन आ रहा है। तो पीवी स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू, आर क्या है बेटा आपके पास, वही इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल पेमेंट्स, आई आपके पास इंटरेस्ट रेट है और एन आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स। अब एनुइटी के क्वेश्चन में जरा और तलब बात क्या है, एनुइटी का जब आप क्वेश्चन सर अगर इसमें भी सेमी एनुअली या क्वार्टरली आएगा तो हम आई को एन से डिवाइड कर देंगे और एन से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल, अगर उसने कहा हुआ तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। अच्छा, अब इसमें आपने जी क्या पूछा बेटा, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं बेटा? अगर क्वेश्चन नहीं पूछना होता तो बेटा अपना माइक म्यूट रखें। ओके, अब मैं बताने ये लगा था कि क्वेश्चन के अंदर अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। उसका तरीका बेटा ये होगा, अगर क्वेश्चन के अंदर ऑर्डिनरी एनुइटी का क्वेश्चन आ जाता है तो जो वैल्यू उसने क्वेश्चन में गिवन की होगी वही फॉर्मूला लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर उसने क्वेश्चन में आपको फ्यूचर वैल्यू दे दिया ना, तो आपने ये फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर उसने क्वेश्चन में आपको प्रेजेंट वैल्यू गिवन कर दी है तो आपने प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज करना है। यानी इसका मतलब होगा कि अगर उसने फ्यूचर वैल्यू दे दी है तो बाकी 3 में से कोई एक वैल्यू निकालनी होगी। अगर उसने प्रेजेंट वैल्यू दे दी है तो बाकी फॉर्मूले में जो कोई वैल्यू है वो निकालनी होगी। और प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है? तो उसके लिए मैंने आपको एक नोट लिखवाया था लास्ट टाइम। एक क्वेश्चन के अंदर मैं दोबारा वो नोट रिपीट कर रहा हूँ, मैंने वो नोट क्या लिखवाया था? वो नोट मैंने आपको बेटा ये लिखवाया था कि अगर क्वेश्चन के अंदर फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड, कौन कौन से वर्ड्स? करंट प्राइस, करंट प्राइस, जी बोलने बेटा कौन कौन से वर्ड मैंने लिखवाए थे? एक मैंने वर्ड यूज किया था करंट प्राइस, एक मैंने वर्ड यूज किया था जी बोरो, इनहेरिट, करंट प्राइस। बिल्कुल, अगर ये वर्ड यूज किए हैं तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन के अंदर जो है वो प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन, और अगर इसके अलावा वर्ड कोई और आ जाता है तो वो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और वो फ्यूचर वैल्यू गिवन होगी। तो एनओटी का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बेटा दोबारा सुन ले मैंने क्या बोला। एनओटी के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करने के लिए आता है तो जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी वही फॉर्मूला आपने यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने अभी ओपन करता हूं बुक में से और देखते हैं उसको हमने कैसे सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 बेटा देखिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने अभी रीड करूंगा। तो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है कि फाइंड आउट क्या करना है, और उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लेनी है अभी आपके सामने। उसने बोला जी जॉ हर्नांडेज हैज इनहेरिट 25,000। ये देखिए इनहेरिट वर्ड यूज क्या हुआ, इनहेरिट का। तो पहले आपने ये देखना है कि 25,000 प्रेजेंट वैल्यू है या फ्यूचर वैल्यू है। ओके, इसका मतलब बेटा कि ये आपके पास जो है, ये मैं साथ साथ लिख रहा हूं वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू उसने आपको दे दी 25,000। ओके, उसने बोला विशेस टू परचेज एन एनओटी, वो एक एनओटी खरीदना चाह रहा है। उसमें ये नहीं बताया कि उसने कौन सी खरीदनी है, ऑर्डनरी खरीदनी है या उसने ड्यू खरीदनी, उसने बोला कि एनओटी खरीदना चाह रहा है। अच्छा आगे क्या है, विच विल पे इनकम ओवर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। तो एन कितना हो गया बेटा आपके पास, 12 साल। He heard that the local loan saving association is currently paying 6% compound interest. आई कितना हो गया बेटा, 6%। अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने फॉर्मूला में भी आपके सामने बोला था कि 4 चीजें होती हैं, 3 मैं लिख चुका हूं, चौथी क्या रह गई है, फ्यूचर वैल्यू। पढ़ते हैं बेटा। एनविटी। इफ मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जब आपको पास एनविटी का क्वेश्चन आएगा तो अगर उसने प्रेजेंट वैल्यू गिवन किया तो प्रेजेंट वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर उसने फ्यूचर वैल्यू गिवन किया तो उसने फ्यूचर वाला फॉर्मूला यूज करना है। इन फॉर्मूलाज के अंदर अगर आप देखें तो फ्यूचर वाले में प्रेजेंट वैल्यू कहीं नहीं आता, प्रेजेंट वैल्यू वाले में फ्यूचर वैल्यू कहीं नहीं आती। इससे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़े थे तो फ्यूचर में प्रेजेंट आता था, प्रेजेंट में फ्यूचर आता था, लेकिन एनओटी के क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सेपरेट है, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला सेपरेट है। दोनों फॉर्मूलाज में कहीं भी फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू नहीं आया। जी सर ये कैसे पता करेंगे कि ये एन्युटी का या सिंपल है? बेटा अभी इसका आपके थोड़ा सामने बताइएगा। वर्ड यूज ने किया, जो विशेस टू परचेज एन एनओटी, ये देखें ये वर्ड लिखा हुआ है इंग्लिश में एनओटी। सर पढ़ लिया। ठीक हो गया। अब आगे देखें, इफ ही वुड बी एबल टू विथड्रॉ एनुअल सच दैट हैड अ जीरो बैलेंस आफ्टर द, ओके मैं अब इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, ये देखिएगा। If he were to deposit his fund, what year and equal dollar amount, ये देखिए what year and equal dollar amount would he withdraw annually। उसने बोला कि equal and, अब and का वर्ड यूज किया गया, और and का वर्ड कौन सा होता है, ऑर्डनरी का होता है या ड्यू का होता है, ऑर्डनरी का होता है। इसका मतलब है कि आपने इक्वल अमाउंट कैलकुलेट करनी है, और इक्वल अमाउंट किससे जाहिर किया जाता है, आर से। तो आपने इस फॉर्मूले में क्या फाइंड करना, आपने इस फॉर्मूले में आर फाइंड करना है। मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपने 4 वैल्यूज है, सिर्फ 4 चीजें हैं, 4 में से मैं 3 पहले लिख चुका था, चौथी आप वैसे लिख सकते थे कि आर फाइंड करना है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला आपके सामने था, ये बेटा सभी लोग अपने कैलकुलेटर्स को सामने रखिएगा, ये मैं क्वेश्चन अभी आपके सामने सॉल्व करूंगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी PVA इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला था 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई, और उसकी पावर n था, और उसके बाद डिवाइडेड बाय i था। ये फॉर्मूला बेटा आपके पास कैलकुलेटर का, यानी मैंने बोला था कि इसमें आप लोगों ने इस चीज को कैलकुलेट करके उसके बाद आपने उसे r से मल्टीप्लाई कर देना। ये कैलकुलेटर वाला फॉर्मूला है। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। r आपने प्रेजेंट वैल्यूज ने आपको दी है 25,000, आर आपने फाइंड आउट करना है, आर को मैं वैसे लिख देता हूँ, आर का आर ही। स्पीड अप कीजिएगा बेटा, हमारी वीडियो एंड होने वाली है, अगर वीडियो एंड होती तो आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे यहीं से। 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई, बेटा कितना हमारे पास, इंटरेस्ट रेट 6%, 0.06, 6%। पावर बेटा n है 12 6% है जी, और डिवाइडेड बाय i है, i है 0.06। ओके, ये बेटा मैंने आपके सामने देखिए, आपके सामने मैंने ये वैल्यूज पुट की है। इस पहले इस वैल्यूज को चेक कर लेंगे मैंने कैसे पुट। मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अभी बेटा आपकी वीडियो एंड हो रही है, आप मुझे पहले ज्वाइन करें, फिर मैं यही सारा डाटा वहां पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं इस क्वेश्चन को वहीं से सॉल्व करता हूँ, लेस देन 1 मिनट। चल छुट्टी कर सर अटेंडेंस लगा ले। अटेंडेंस बेटा मार्क कर ली मैंने, वो स्क्रीनशॉट ले ली है। नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करें मुझे। ओके सर। ये सब